दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे कैबिनेट में शामिल हो सकती है एमएनएस। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से की मुलाकात। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच में ऐसे वक्त पर मुलाकात हुई है जब शिंदे कैबिनेट में विस्तार होना है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण करने के एक पखवाड़े के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी और शिंदे पक्ष में विभागों और पदों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक शिंदे खेमा, जिसमें स्वयं शिंदे समेत 40 नेता शामिल हैं, उनमें से 16 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि सरकार में 27 मंत्री बीजेपी के होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम 43 सदस्य हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है और ऐसा लगता है कि कैबिनेट में एमएनएस भी शामिल होगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की हुई पुष्टि। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। आपको बता दें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच भारत में भी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। दुनिया भर में पिछले 6 महीनों में 3413 मंकी पॉक्स के मामले अब तक सामने आए हैं। हालांकि इसमें 86% मामले यूरोप और 11% मामले अमेरिका में सामने आए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर भारत ने मई के महीने में गाइडलाइन तैयार कर ली थी। अब मामला सामने आने पर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में बवाल के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ले ली शपथ। आपको बता दें कि श्रीलंका में बवाल के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की है। इससे पहले ही उन्हें नियम के मुताबिक ये पद मिल चुका था, लेकिन अब उन्होंने श्रीलंका के चीफ जस्टिस के सामने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। अगले कुछ ही दिनों में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर, आज से 75 दिनों तक सभी वयस्कों को मुफ्त में लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। आपको बता दें कि भारत में 15 जुलाई से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। यह फैसला भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की तरफ से 18 साल से 59 साल के लोगों के लिए अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री लगाने का ऐलान किया गया है। बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों पर लगाई जाएगी, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में सेंटर पर लगवाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तर के बाद अब दक्षिण भारत को साधने में जुटी भाजपा। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का बनाया चक्रव्यूह। आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी गिरती साख के बावजूद दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। वहीं दक्षिण के राज्यों में आज भी क्षेत्रीय दल ताकतवर हैं, लेकिन बीजेपी को इसी दक्षिण भारत में अब उम्मीद दिखाई दे रही है। इसकी वजह है नगर निकाय चुनावों में मिली सफलता। पार्टी को आशा है कि 2024 का चुनाव उसके लिए यहां से नई लोकसभा सीटों से उसकी झोली भर सकता है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर मैं अभी अध्यक्ष होता तो मेरा हेडक्वार्टर तमिलनाडु में होता। अमित शाह की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के इस चाणक्य के एजेंडे में दक्षिण भारत में भी जीत का परचम लहराना सबसे ऊपर है। हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दक्षिण भारत को निशाना बनाया, जहां पर कर्नाटक को छोड़कर साल 2019 के चुनाव में बाकी 4 राज्यों की 101 सीटों में से केवल 4 सीटें ही भाजपा ने जीती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अब राज्यसभा के मनोनीत सांसदों की अपनी पसंद के रूप में दक्षिणी राज्यों के 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चुना है। उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी के बैक टू बैक स्वीप ने 2014 और 2019 के चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और अब पार्टी पूर्व और दक्षिण में अपना विस्तार करने की लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है।
और बड़ी खबर, गद्दी संभालते ही शिंदे ने लगाई उद्धव ठाकरे के फैसले पर रोक। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का अभी नहीं बदलेगा नाम। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गद्दी संभालते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार के निर्णयों पर रोक लगानी शुरू कर दी है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया था, क्योंकि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। उद्धव ठाकरे को पता चल गया था कि अब सरकार गिरने वाली है, तो उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में लिया था। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया था। इसके अलावा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी डीवी पाटिल रखने की घोषणा की गई थी। उधर एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों शहरों के नाम बदलने का फैसला जल्दबाजी में किया गया था। ऐसे में सरकार इस पर नए सिरे से विचार करेगी और इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। संकट में घिरे उद्धव ठाकरे ने सरकार गिरने से पहले 29 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम बदलने का फैसला लिया गया था। इस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को पत्र भी लिखा था। कहा गया था कि सरकार अल्पमत में है, ऐसे समय में लोक लुभावने निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। बहुमत परीक्षण के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे द्वारा यह निर्णय किया था जो कि गलत है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों शहरों के नाम बदलने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। ऐसे में सरकार इस पर अब नए सिरे से विचार करेगी और इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। और ये बड़ी खबर, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दे दिया जोर का झटका। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का किया ऐलान। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ना बुलाने पर ओपी राजभर उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि एमएलसी चुनाव के बाद से ही ये नाराजगी थी। इसका असर अब राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ रहा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का ऐलान करते हुए कहा कि सुभाषपा राष्ट्रपति चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के साथ जाएगी और सुभाषपा के 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अभी भी अखिलेश यादव के साथ हैं और गठबंधन में जब तक वो हैं तब तक हम रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को झटका देते हुए उनके चाचा और पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव और गठबंधन सहयोगी ओपी राजभर ने अब एनडीए अध्यक्ष पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की अर्जी में होगा संशोधन, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। ये आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और उसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंधित समेत 3 बिंदुओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में संशोधन होगा। ये आदेश अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है। आपको बता दें कि वहीं पर मूल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई अब 21 जुलाई तक टाल दी गई है। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव की भेंट चढ़ेंगे 3 बड़े गठबंधन, महाराष्ट्र से झारखंड तक संकट के आसार, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दलों से जोरदार समर्थन मिल रहा है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब मौजूदा सियासत में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष बनाम एनडीए की जंग में कई गठबंधनों पर चोट लगने के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से झारखंड और यूपी तक कई प्रमुख दलों की राय अपने सहयोगियों से जुदा है। खास बात है कि अगर समर्थन को लेकर गठबंधनों में दरार पड़ती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी में तीनों गठबंधन टूट सकते हैं। और बड़ी खबर, अब संसद में धरना नहीं दे पाएंगे सांसद, मानसून सत्र से पहले जारी हुआ फरमान। आपको बता दें कि सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले आज एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष के पास में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ में तकरार देखने को मिल सकती है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के एक नए आदेश के अनुसार संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए इसके परिसर का उपयोग नहीं कर सकते। पीसी मोदी के आदेश में कहा गया है कि सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से सहयोग की अपील भी की है।
अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा। 2024 में 14 सीटों पर भाजपा की नजरें। ये आपको बता दें कि एक को जहां दूसरे दल गठबंधन या आंतरिक मुद्दे से जूझ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव का प्लान मजबूत करती जा रही है। खबर है कि पार्टी की नजरें 2019 चुनाव के दौरान हारी हुई 14 सीटों पर है। इतना ही नहीं, पार्टी ने मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेताओं के गढ़ में सेंध लगाने की भी योजना बना ली है। आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों के अनुसार पहले हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने का काम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है। 2019 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए में शामिल सहयोगी अपना दल को खाते में 2 सीटें आई थीं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने 10, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस ने महज 1 रायबरेली सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। हालांकि रामपुर और आजमगढ़ जीतने के बाद भाजपा की जीत का आंकड़ा बढ़ गया है। खबर है कि भाजपा ने 4 केंद्रीय नेताओं को 14 सीटों में 3 दिन तक रुकने के लिए कहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार पार्टी ने सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव के गढ़ पर कब्जा करने के लिए भी अलग रणनीति तैयार की है। इन सीटों पर संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।